So friends, continuing with yesterday whatever we learned, आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन के बारे में प्रैक्टिकली बातें समझने वाले हैं. Let us assume that there is this firm called as Messrs A and B और उनका एक बैलेंस शीट है. तो अगर मैं एक बैलेंस शीट की बात करूं, आप लोगों ने अभी पिछले 2-3 चैप्टर्स में इतने सारे बैलेंस शीट्स बनाए, तुम लोगों को मालूम है. बोलो दोस्तों, एक बैलेंस शीट में हम लोग क्या क्या देखते हैं. नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो व्हाट डू वी सी ऑन द लाइबिलिटी साइड? वी विल सी कैपिटल्स. You can start typing in the chat box whatever you remember. There will be capitals of A and there will be capital of B. बोलो इसके अलावा. ओके, बहुत सारे जन बोल रहे क्रेडिटर्स, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जाना चाहूंगा. हम लोग दूसरा जनरल आइटम देखते हैं, वो है जनरल रिजर्व. यस, वी कैन सी समटाइम्स, वेरी रेयरली, रिजर्व फंड. करेक्ट. और क्या देखते हैं दोस्तों? वी कैन सी अ लोन, वी कैन सी क्रेडिटर्स, वी कैन सी अ बिल्स पेबल. करेक्ट. ऑन द एसेट साइड जनरली क्या क्या रहता है हमारे पास? वी हैव ए लैंड एंड बिल्डिंग, वी हैव अ प्लांट एंड मशीनरी. इसके अलावा yes, we can have furniture and fixtures, we can have stock, we can have debtors, we can have so many things. We can have cash and bank balance, and even we can see a profit and loss account debit balance. Very common. Yeah, investment can be there, prepaid can be there, bills receivable can be there. There can be lots and lots of item जो अपन नॉर्मली देख सकते हैं. मैं इसमें से कुछ वैल्यूज लेता हूं. मान के चलो मेरे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है 3 लाख. मेरा प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है 1,20,000. वैसे लेट अस से दैट माय फर्नीचर इज वर्थ ₹80,000. Say my stock is shown as 3,50,000. My debtors are around 3 lakh of rupees. ठीक है. My loan taken is around 5 lakhs. My creditors are 2,50,000 and say bills payable are 80,000. These are all, as you understand, presumed figures. मेरे दोस्तों एक बात समझ लो, अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं बोलता हूं कि मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए का है, इसका मीनिंग समझ लो दोस्तों. आप लोग यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग वेरी केयरफुली. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट कि इन माय लेजर अकाउंट्स, सब लोगों को मालूम है जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनता है. In my ledger, there will be an account called as land and building account. सब लोग जरा बोर्ड पे ध्यान रखना. मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं. और उस लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में होगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 3 lakhs. बोलो समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? यस, नो, डोंट नो? अगर मेरे बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपया दिख रहा है, मतलब मेरे लेजर अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग नाम का एक लेजर अकाउंट होगा जिसमें होगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. अमाउंट विल बी ₹3 lakhs. अब आगे हम लोग सोचते हैं, लेट अस से दैट दिस लैंड एंड बिल्डिंग इज सोल्ड फॉर ₹5 lakhs. सब लोग कॉन्सेंट्रेट करवा. अभी आप लोगों ने आज ही पहले रिवीजन के वक्त हम लोगों ने डिस्कस किया, तभी बताया सेल ऑफ एसेट
जर्नल एंट्री आता है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। सो कैश एंड बैंक के डेबिट में और वहां पर एसेट यानी लैंड एंड बिल्डिंग के क्रेडिट में आएगा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, वैल्यू विल बी रुपीज 5 lakhs। तो 3 लाख का बिल्डिंग मैंने 5 लाख में अगर बेचा, मतलब मेरे दोस्तों मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सोच समझ के मेरे को बताना मेरे दोस्तों, इस प्रॉफिट पर अधिकार है, ये 2 लाख रुपया मेरे को प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट पर अधिकार किसका होगा मेरे दोस्तों? जल्दी जल्दी बताओ। फर्म में ओनर्स है ए और बी। मैं बोल रहा हूं कि इस प्रॉफिट पर अधिकार किसका होगा? पार्टनर्स, हमारे पार्टनर्स कौन है मिस्टर? ए एंड बी। तो 2 लाख रुपया जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसमें हम लोग बांट देंगे। एग्रीड ऑल ऑफ यू? याद रखना, एक किस्सा हो गया यहाँ पर। दूसरा किस्सा, जैसा मैंने आप लोगों को लैंड एंड बिल्डिंग बताया, अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लेजर अकाउंट बनाता हूं। वैसे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी होगा, वैसे मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी होगा। इस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में मान के चलो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, हम लोगों ने कितना रुपया लिया था प्लांट एंड मशीनरी का? 1,20,000। सो उसमें आएगा 1,20,000। सोचो प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने बेच दिया, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। लेट अस से आई सोल्ड इट फॉर 90,000, सो आई विल गेट अ लॉस ऑफ रुपीज 30,000। सब लोग मेरे साथ में हो मेरे दोस्तों? आई विल गेट ए लॉस ऑफ रुपीज 30,000। ऐसा ही मेरे पास एक और अकाउंट होगा, दैट वुड बी फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट में आई विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना था हमारा फर्नीचर का वैल्यू? 80,000। सपोज दिस इज सोल्ड फॉर 1 लाख, तो यहां पर भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 20,000। सोचते हैं हम लोग लाइबिलिटीज के बारे में। तो लाइबिलिटीज में मान के चलो मेरे दोस्तों, आई हैव अ लोन अकाउंट। अब लाइबिलिटी होने की वजह से लोन अकाउंट विल हैव क्रेडिट बैलेंस। कितने का लोन था अपने एग्जांपल में? 5 lakhs। सपोज हमको बोला है लोन इज सेटल्ड फॉर रुपीज 4,80,000। 4,80,000 रुपया हमने रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी किया। मेरे दोस्तों बताओ, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या जर्नल एंट्री आने वाला है? हमने सीखा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट, तो लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट 4,80,000। अभी आप लोग मुझे बताओ, 5 लाख के बदले में अपन ने 4,80,000 रुपया अगर किसी को पे किया, 5 लाख के बदले में 4,80,000 किसी को पे किया, बोलो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? यस, देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 20,000।
आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा लेके जा रहा हूँ। वैसा ही मान के चलो कि हमारे पास क्रेडिटर्स अकाउंट है, वापिस लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्रेडिटर्स 2.5 लाख, 2,50,000। समझो हम लोग क्रेडिटर्स का सेटलमेंट करते करते मालूम पड़ा कि हम लोगों ने उनको 2,80,000 पे कर दिया। मतलब यहाँ पर हमको होने वाला है लॉस। कितने रुपीस का? 30,000 ज्यादा पेमेंट किया। मेरे दोस्तों मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं समझने की कोशिश करो आप। आई एम कमिंग टू द मेन एस्पेक्ट। ये पूरे व्यवहार में समझो, 5 एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, आप क्या बोलोगे? 5 एग्जाम्पल्स आपके सामने लेके आओ। क्रेडिटर्स में लॉस हुआ 30,000, लोन में प्रॉफिट हुआ 20,000, फर्नीचर में प्रॉफिट हुआ 30,000, प्लांट एंड मशीनरी में लॉस हुआ 30,000। ठीक है, मेरे ख्याल से 20 30,000 रुपया लॉस, 20,000 प्रॉफिट, 20,000 प्रॉफिट, 30,000 लॉस, यानी 60,000 का लॉस हो गया। ठीक है, 40,000 का प्रॉफिट, 2,40,000 प्रॉफिट हो गया। हमको 2,22,40। तो मतलब अगर मैं बोलूं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है 2,40,000 का अलग अलग एसेट्स लाइबिलिटीज में, और लॉस हो रहा है 60,000 का। यानी पार्टनर्स को मैं अगर बोलूं तो नेट प्रॉफिट 1,80,000 रुपया हो रहा है। मतलब उन लोग को 1,80,000 रुपया मिलेगा। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट दिस इज ए वेरी टीडियस जॉब माय डियर फ्रेंड्स। हर एसेट का प्रॉफिट लॉस अलग 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 अलग। अच्छा, अभी डेटर और क्रेडिटर ये तो बहुत भयंकर चीज है। भयंकर इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि डेटर एक वस्तु का नाम नहीं है। अच्छा, अभी डेटर और क्रेडिटर ये तो बहुत भयंकर चीज है। भयंकर इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि डेटर एक वस्तु का नाम नहीं है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, वो दिखने को अपने को प्लांट एंड मशीनरी दिखता है, लेकिन इट कैन इंक्लूड सो मेनी स्मॉल स्मॉल मशीनरीज। प्लांट इज ए ग्रुप ऑफ मशीनरी। और बेचने को जब अपन जाते हैं ना मेरे दोस्तों, सारा का सारा पैसा एक साथ मिलता है ऐसा जरूरी नहीं है। डेटर्स में मेरे को, अभी आप लोग मेरे लिए फाइनेंशियली देखने जाओ तो तुम लोग सब मेरे लिए डेटर्स हो। सबका टोटल तुम लोगों से जो मेरे को पैसा मिलने का है, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड नहीं, 11th स्टैंडर्ड, FY BCom, SY BCom, CA फाउंडेशन, नवंबर बैच, मई बैच, जो भी है, सबसे मिलकर जो पैसा मिलने का है वही टोटल मेरा डेटर्स है ना। डेटर्स मालूम है ना सब लोगों को? यस, नो, डोंट नो? सो मेरे दोस्तों, ये जो तरीका है ये थोड़ा थोड़ा गड़बड़ वाला तरीका है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सारी चीजें एक साथ कर नहीं पाते, अटक जाते हैं, हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है। हर टाइम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो, हर टाइम डेटर्स क्रेडिटर्स जो रहेगा उनका सबका कैलकुलेशन करो। दैट इज नॉट एन वेरी गुड वे ऑफ कैलकुलेटिंग। So there is a shortcut available. What is the shortcut? Let us try to understand. If anybody can help me remember, land and building, और क्या क्या लिया अपन ने? प्लांट एंड मशीनरी, और लिया अपन ने फर्नीचर, एसेट्स के बात कर रहा हूं मैं, और स्टॉक। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अपन ने कितना लिया? बैलेंस शीट में कितना दिया था? लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। ठीक है,
प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, फर्नीचर 80,000। अच्छा, स्टॉक लिया ही नहीं क्या मैंने? ओके, स्टॉक नहीं लिया है। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू टू टीच। तो ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 3,00,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, फर्नीचर लिया है 80,000, इसके अलावा लोन और क्रेडिटर्स लिया अपन ने। तो एसेट्स सब डेबिट में, लाइबिलिटी सब क्रेडिट में। क्रेडिटर्स कितने थे? 2,50,000 और लोन है 5,00,000। तो लोन है 5,00,000 और क्रेडिटर्स है 2,50,000। सबको समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों? मैंने सबको अलग अलग अकाउंट में रखने के बदले सारा का सारा चीज एक अकाउंट में लेके आ गया। अब देखते हैं इससे कुछ फायदा होता है क्या। अब मैंने एसेट्स बेचा, कितने कितने में बेचा, अभी मैं उसका टोटल करता हूं। सब लोग ध्यान दो मेरे दोस्तों। मैंने एसेट्स बेचा, कितने में बेचा? लैंड एंड बिल्डिंग 5,00,000, दिमाग में याद रखना। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 और फर्नीचर बेचा 1,00,000। बोलो, सब मिला के मैंने एसेट्स कितने में बेचा दोस्तों? ये 6,90,000। तो मैं यहां पर लिखता हूं बाय कैश एंड, सारे एसेट्स डेबिट में, तो वो सबका पैसा मिला वो लिखता हूं क्रेडिट में 6,90,000। अब जब मैं पेमेंट किया लाइबिलिटीज का, अब जब मैंने पेमेंट किया लाइबिलिटीज का, तो कितना कितना पेमेंट किया? तो मैंने लोन का पेमेंट किया 4,80,000 और क्रेडिटर्स का पेमेंट किया 2,80,000। तो 4,80,000 और 2,80,000 कितना होता है टोटल? 480 प्लस 280, 4,80,000 प्लस 2,80,000, दैट इज 7,60,000। मैंने क्या किया आपको ध्यान में आ रहा है क्या दोस्तों? मैंने सब अलग अलग जगह पे जो अलग अलग लेजर अकाउंट में था उसको एक साथ लेके आ गया। अब देखते हैं, जरा आप लोग मेरे को मदद करो। कुछ लोगों ने डेबिट का टोटल कैलकुलेट करो और लिखते वक्त डीआर इज इक्वल टू लिखो। कुछ लोगों ने क्रेडिट का टोटल करो और सीआर इज इक्वल टू लिखो। कितना टोटल आता है देखते हैं अपन। व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड, व्हाट इज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड? जल्दी जल्दी करो। 3 और 2 5। डेबिट का टोटल है 12,60,000। यस। क्रेडिट का टोटल कोई करो। 5 और 2 7। अच्छा, क्रेडिट का टोटल है 14,40,000। रफ में आप लोग करते हो ना, मतलब क्रेडिट ज्यादा है। करो, माइनस करो। 14,40,000 माइनस 12,60,000। डिफरेंस कैलकुलेट करो दोस्तों। यस, 1440 माइनस 1260। You will get a net profit of rupees 1,80,000। और अगर आपको पिछला स्क्रीन याद रहेगा तो अपने को वही नेट प्रॉफिट 1,80,000 आया था। मैं क्या सिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अलग अलग लेजर अकाउंट में रख के कैलकुलेशन करना आपको इजी लग रहा है कि सब कुछ एक जगह पे लाके अकाउंटिंग करना इजी लग रहा है? कौन सा इजी है? सब एक जगह पे, वन अकाउंट या डिफरेंट अकाउंट्स? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स।
आई वॉन्ट टू सी ऑल द 180 आंसर्स। सबका वही सोच है क्या? तो याद करना, कल कुछ बातें मैंने आपको सिखाई थी कि दिस इज वाई डिसोल्यूशन इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, this one account which we have prepared is a very special account which is used only for the purpose of dissolution. And this particular account, what we have prepared, is called as realization account. I repeat the name, it is called as realization account. सो हाउ डज अ रियलाइजेशन अकाउंट एक्चुअली हेल्प अस? आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हमको प्रॉफिट लॉस वगैरह सब अलग अलग कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, एक बार में कैलकुलेट करके हम लोग इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज विच रियलाइजेशन अकाउंट गिव्स अस। सो हम लोग को क्या करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वी हैव टू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई रिपीट, हमको सबसे पहला क्या करना पड़ता है, सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज वी हैव टू ट्रांसफर टू विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। नॉट ओनली ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बट सेल परचेज का जो ट्रांजैक्शन है उसको भी अभी अपने को रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। मैं तुमको बोला था ये स्पेशल चैप्टर है, जो यहाँ होगा वो और कहीं नहीं होगा। मेरे दोस्तों, अब अगर मैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश एंड बैंक लिखता हूं, यानी एक्चुअली अगर आप सोचोगे तो सेल ऑफ एन एसेट का मैंने जर्नल एंट्री क्या लिखा है, कोई बता सकता है क्या मेरे को? मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, दिस इज सेल ऑफ एन एसेट। मुझे बताओ मैंने मतलब क्या जर्नल एंट्री लिखा है वहां पर? किसी को लेजर से जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं मैं, कोशिश करो, कोई बता सकता है क्या? एनीवन? अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश एंड बैंक लिखता हूं, मतलब मैं वहां पर एंट्री लिख रहा हूं, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऋषिकेश दुबे कॉन्सेंट्रेट करो, अगर वो एसेट अकाउंट होता था तो रियलाइजेशन में कैसा लिखते थे हम लोग? और रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी जब हो रहा है, ध्यान दो फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लगता रहेगा सर क्या सिखा रहे, ये तो सब हमको आता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो रियलाइजेशन के डेबिट में मैं लिखा टू कैश एंड बैंक अकाउंट, मतलब मैंने क्या जर्नल एंट्री लिखा है? आई हैव रिटन द जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू cash and bank account. So try to understand, this is a very very special chapter, and what you are going to learn here is applicable only for the chapter dissolution. This journal entry is not applicable anywhere else.
सो नॉर्मली सेल ऑफ एन एसेट का जर्नल एंट्री होता है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, नॉर्मल। लेकिन डिसोल्यूशन में वही सेल ऑफ एन एसेट का एंट्री होता है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नॉर्मल रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी का एंट्री होता है लाइबिलिटी टू कैश एंड बैंक, लेकिन उसी एंट्री का डिसोल्यूशन में एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ये अलग क्यों हुआ, सब लोगों को समझ में आया क्या? यस, नो, डोंट नो? So this is the beauty of this chapter, my dear friends. So now we write down the accounting treatment. हमने सीखा, ठीक है। So अभी हम लोग लिख रहे हैं for the purpose of accounting the following ledger accounts will be opened. What will be opened? Ledger accounts. अब भी हमने सीखा a very very important and a new account will be opened and the name of that account is realization account. What is the name of that account? Realization account. अगर हम लोग हमारे बैलेंस शीट को सामने रखते हैं, इसके अलावा हमको क्या क्या चीजों का जरूरत है, तो हमको कैपिटल्स और ये जो प्रॉफिट्स है, नेचुरली इसके लिए तो वी विल रिक्वायर विच अकाउंट माय डियर फ्रेंड्स? कैपिटल्स के लिए एज यूजुअल क्या लगने वाला है हमको? कैपिटल्स के लिए क्या लगेगा? कौन सा अकाउंट बनाओगे? हमेशा की तरह यस, वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कहीं करंट अकाउंट दिया है तो वी विल हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑल्सो। अच्छा, डिसोल्यूशन का अल्टीमेट एम क्या है? कोई मेरे को बता सकता है? अल्टीमेट एम, सब कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिसोल्यूशन का अल्टीमेट एम क्या है? सब कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, जैसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच्चाई ये है, जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई ये है कि हम लोग सब खाक में मिल जाने वाले हैं, मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज होता है, लेकिन मिलते हैं मिट्टी में वापस। अगर आप मोमेडियन हो, क्रिश्चियन हो, तो आपको तो वैसे ही जमीन पे गाड़ दिया जाता है, मतलब मट्टी में मिल गए। अगर आप हिंदू हो, आपको जलाया जाता है, लेकिन जलाने के बाद जो ऐश रहता है, जो राख रहता है, उसको पानी में छोड़ते हैं, और वो पानी जो है अल्टीमेटली जमीन को ही दिया जाता है। तो जैसे अपना अस्तित्व जमीन को मट्टी में खाक बनना है, वैसा डिसोल्यूशन में सारे एसेट्स लिक्विडिफाई किए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिफाई? इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश। ऑल एसेट्स आर सोल्ड, मतलब पैसा में आ गया। लाइबिलिटीज आर रिपेड, मतलब पैसा दे दिया। मतलब इस चैप्टर में कैश एंड बैंक अकाउंट का एक महत्वपूर्ण रोल दिया गया है। So we will always have to prepare cash and bank account. And apart from all these things, you also have to know that you will have to prepare partners loan account if any. So the 5 ledger accounts to be prepared. What are the 5 important ledger accounts? First one, अपन ने सबसे ज्यादा टाइम, आज आधा पौना घंटा अपन ने सिर्फ एक अकाउंट का जन्म क्यों हुआ ये समझने के लिए इन्वेस्ट किया। जैसे ना कृष्ण लीला अगर आपको अच्छा लगता रहेगा तो कृष्ण का जन्म क्यों हुआ मालूम होना चाहिए। पर्पस मालूम रहेगा ना तो आगे एकदम इजी हो जाता है। वैसे ही डिसोल्यूशन में सर आज तक कभी अपन ने किया नहीं, सिर्फ इस चैप्टर में क्यों रियलाइजेशन कर रहे? उसका रीजन है काम आसान करने के लिए। तो फर्स्ट अकाउंट वी प्रिपेयर इज रियलाइजेशन। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली सारे कैपिटल्स का इसमें। अच्छा, रियलाइजेशन में क्या करोगे? यू विल ट्रांसफर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्रांसफर
all assets and all liabilities. What you will transfer, my dear friends? All assets and all liabilities. कैपिटल में क्या आएगा? कैपिटल बैलेंसेस, ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, ये सब पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, करंट अकाउंट बनाया तो उसमें सारे फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस उधर आ जाएंगे। कैश एंड बैंक, सब कुछ कैश में होता है। और लोन अकाउंट स्पेशल अकाउंट है, लेकिन दिया रहेगा तो ही बनाने का, नहीं तो जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट भी जरूरत रहेगा तो बनाने का, नहीं तो नहीं। So there are three compulsory accounts: realization, partners capital, and cash and bank. Two optional accounts: partners current, partners loan account. बोलो, क्या ये बात सब लोगों को यहां तक समझ में आया क्या? We proceed further. And start learning journal entries. For the purpose of journal entries, we will divide journal entries into three parts. जर्नल एंट्रीज को हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर एंट्रीज। अब ये ट्रांसफर एंट्रीज क्या होता है सर? ये बैलेंस शीट का हर हमने बनाए हुए किसी ना किसी अकाउंट में जाके बैठ जाएगा। जैसे कैपिटल्स कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर ये बचा हुआ लोन, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये जो बाहर को देने वाला पैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये सब जाएगा कौन से अकाउंट में? बताओ जल्दी से। हमने बनाए 5 अकाउंट, उसमें से ये 3 जो बाहर वाले लाइबिलिटीज है, बताओ कहाँ जाएगा आपके हिसाब से? जल्दी बोलो। Yes, very good, Pranjali. Very correct. It will be transferred to realization account. अब ऑब्वियसली आपने फाइनल अकाउंट्स में सीखा है, डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में। सो लाइबिलिटीज आर क्रेडिट बैलेंसेस। सबको पता है क्या लाइबिलिटीज आर क्रेडिट बैलेंसेस? तो ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर बचे अलग अलग एसेट्स। अब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये सारे के सारे एसेट्स जो हमारे रेगुलर एसेट्स है, दे विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। कैश एंड बैंक हमने बोला कि हमको अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, सो उसका कैश एंड बैंक अकाउंट आ जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है मेरे दोस्तों? व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? What is profit and loss account? It is on the asset side. Profit and loss account क्या होता है? Accumulated loss. So it will be distributed among reserves and surplus. नहीं प्रिया, reserves and surplus profit को बोलते हैं। It will be transferred to partners capital और current account debit side. तो ये जो अपन अलग अलग बैलेंस शीट से अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर एंट्रीज। क्या नाम है उसका? ट्रांसफर एंट्रीज। दूसरा अपने को एडजस्टमेंट दिया रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा वो मैं कल बताता हूं। उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। वैसे 2 एडजस्टमेंट मैंने आपको आज ही सिखा दिया है। कौन सा 2 एडजस्टमेंट सिखा है? चलो बताओ ध्यान से अपना लेक्चर याद करके। कौन से 2 एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखा दिया है बोल रहा हूं? आई हैव ऑलरेडी taught you 2 adjustments. What are the 2? If anybody can know. Very good, Ketki Gaikwad. Yes, they are sale of asset
एंड रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ऐसे अपने को ज्यादा नहीं है, तीन ही एडजस्टमेंट है, सेल ऑफ एसेट, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एसेट्स बेचना है, लाइबिलिटी रीपे करना है, मेरे को कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा। वो जो खर्चा होगा उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और बाद में एक एक करके अभी जो कुछ बनाया उसको बंद करने का है, तो that will be called as closing entries. What are they called as? Closing entries. So remember, हम लोगों को इसमें तीन प्रकार के जर्नल एंट्रीज है इस चैप्टर में। पहले पार्ट को हम लोग बोलते एडजस्टमेंट एंट्रीज। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एडजस्टमेंट एंट्रीज। सॉरी, पहले वाले को ट्रांसफर, बैलेंस शीट से अलग अलग जगह पे ट्रांसफर होता है इसलिए उसको नाम है ट्रांसफर एंट्रीज। फिर आता है एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा वो। और तीसरा आएगा क्लोजिंग एंट्रीज। यहां तक समझ में आया क्या? एनी डाउट्स? आपको आज लिखने के लिए बहुत कम पार्ट है, जरा फटाफट लिख के ले लो।